बच्चों स्टार्ट करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 यानी केमिकल काइनेटिक्स की ये सेकंड क्लास है। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द चेंज इन मोलर concentration, the change in molar concentration of reactant and product, the change in molar concentration of reactant and product per unit time या फिर पर यूनिट सेकंड पर यूनिट सेकंड known as rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन जैसे फिजिक्स में हम स्पीड पढ़ते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है वो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है, मान लीजिए वो उसने 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया और उसे ऐसा करने में 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो पर मिनट वो कितना चला, तो आप कह सकते हैं कि पर मिनट वो 10 मीटर डिस्टेंस चला। यदि 100 मीटर की डिस्टेंस है तो पर मीटर 10, तो उसकी स्पीड आ गई। ऐसे ही क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, रेट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? रेट। इसमें क्या होता है मान लेंगे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट R है और वो किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में, P में। एक रिएक्टेंट R प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है और हमने मान लिया कि एट टाइम T1 पर इसकी जो इनिशियल मात्रा है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, वो R0 है, ठीक है। ये मोलैरिटी यानी एक्टिव मास का साइन है, कैपिटल ब्रैकेट, इस मोलैरिटी बोलते हैं। और प्रोडक्ट अभी बनाना ही है तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन भी जो भी है उसको हम P1 मान लेंगे, ठीक है। तो ये होगी दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन, आफ्टर टाइम यानी एट टाइम T2, यानी जब कुछ रिएक्शन कुछ देर बाद हमने देखा कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद या 5 सेकंड बाद या कुछ भी टाइम इंटरवल के बाद हमने देखा कि टाइम T2 पर हमने चेक किया तो इसकी कंसंट्रेशन हमारी कितनी आई? R2 आई। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी आई? P2 आई। तो मुझे निकालना है कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ और पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकंड या पर यूनिट मिनट या पर यूनिट आवर कितना चेंज हुआ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में और कितना चेंज हुआ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमें देखेंगे कि जब समय के साथ क्या होता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बढ़ती है। तो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्टेंट R का रेट क्या होगा? तो रिएक्टेंट R का रेट होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई है और उसमें कितना टाइम लगा है। हमने देखा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हुई है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? जो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन हमारी क्या है? R2 है, फाइनल कंसंट्रेशन R2 है और इनिशियल कंसंट्रेशन है हमारी R1। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन
और फाइनल टाइम हमारा T2 है और इनिशियल टाइम हमारा T1 है। अब क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, इसकी ज्यादा होती है और फाइनल कैसी होती है, कम, ऐसे केस में इसकी वैल्यू माइनस आएगी तो हम माइनस का एक साइन लगा देते हैं। माइनस का क्या लगा देते हैं, साइन। तो हम इस वाली टर्म से डिनोट कर देंगे। अब किसी के चेंज को, यदि कंसंट्रेशन के चेंज हो रहा है तो हम उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। या फिर क्या है, हम डी से, यदि बहुत स्मॉल चेंज है तो डी से डिनोट करते हैं, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्टेंट आर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास क्या है, रेट ऑफ प्रोडक्ट पी। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट पी को कैसे निकालेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं, रेट ऑफ प्रोडक्ट पी। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट पी कैसे निकलेगा, रेट ऑफ प्रोडक्ट पी। अब प्रोडक्ट पी का कैसे रेट निकालोगे कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन समय के साथ बढ़ती है, डिवाइड बाई टाइम टेकन, कि भाई उसमें टाइम कितना लगा है, डिवाइड बाई टाइम टेकन। तो रेट ऑफ प्रोडक्ट पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाई टाइम टेकन। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रही है, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, जब इसका रेट निकालेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है हमारे पास, P2, और इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है मेरे पास, P1। टाइम क्या है फाइनल, T2 और इनिशियल T1। तो यहां से हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ये कम है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और चेंज को डिनोट कर दूंगा मैं डेल्टा से, तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। या फिर क्या है, बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में, तो मैं लिख दूंगा dP अपॉन dt, dP अपॉन dt। तो इस प्रकार से क्या है, हम रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेंगे, भाई प्रोडक्ट हमारा किस रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्टेंट निकाल लेंगे कि रिएक्टेंट हमारा किस रेट से घट रहा है। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है कि रिएक्टेंट हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट की समय के साथ कंसंट्रेशन घटती है और रिएक्टेंट की समय के साथ कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ती है। इस प्रकार से हम क्या है, प्रोडक्ट का रेट निकाल लेंगे और पहली जो मैंने क्वेश्चन बताई थी उससे निकाल लेंगे हम रिएक्टेंट का रेट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का टाइप्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप्स का होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 टाइप्स से पढ़ सकते हैं। पहला टाइप होगा एवरेज रेट, पहला टाइप होगा हमारा एवरेज रेट। एवरेज रेट, एवरेज रेट हम किसको बोलते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन measured at definite time interval, definite time interval known as एवरेज रेट, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट बोलेंगे। अब ये डेफिनेट टाइम का मतलब क्या है, डेफिनेट टाइम का मतलब है कोई पर्टिकुलर टाइम जिसको आप प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हो। मान लीजिए आपकी रिएक्शन 10 मिनट में हुई है, तो 10 मिनट एक मेजरेबल टाइम है। 10 सेकंड में हुई है, 50 सेकंड में हुई है, या 2 घंटे में हो रही है, या फिर क्या है हमारे पास कुछ 250 सेकंड में हो रही है, तो ऐसा टाइम को बोलते हैं हम क्या, डेफिनेट टाइम, जिसको आप प्रॉपर्ली मेजर कर सकते हैं। तो यदि कोई
ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो डेफिनेट टाइम इंटरवल में मेजर किया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? एवरेज रेट बोलते हैं। द रेट रिएक्शन विच रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट टाइम डेफिनेट टाइम इंटरवल, डेफिनेट टाइम इंटरवल में मेजर किया गया रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहलाएगा? एवरेज रेट। अब इसको डिनोट करेंगे, यानी इट डिनोटेड बाई डेल्टा। डेल्टा पुट करके, जैसे मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका मुझे क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालना है। तो एवरेज रेट कैसे निकालूंगा मैं? माइनस के डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और इसका कैसे निकालूंगा? प्लस के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से हमने क्या है, इस रिएक्शन का रेट निकाल लिया, और ये एवरेज रेट है क्योंकि मैंने डेल्टा पुट किया है, राइट। तो ये एवरेज रेट होता है। दूसरा होता है हमारे पास क्या? इंस्टेंटेनियस रेट। दूसरा हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो सेकंड जो हमारे पास होगा इंस्टेंटेनियस रेट होगा, INSTAN, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट को क्या होता है? यानी द रेट ऑफ रिएक्शन measured at infinitesimally small time interval, यानी जब डेल्टा टी जीरो, जो चेंज है टाइम का वो जीरो, तो उसे बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस रेट। मान लीजिए कोई रिएक्शन हमारी 10 मिनट में होती है, 10 मिनट में, तो हमें रेट निकालना है 9th सेकंड में। 9वां सेकंड जो 9वां सेकंड है उसमें क्या रेट चेंज हुआ है, कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है। जो 8वां सेकंड है उसमें कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है। और इसे डिनोट करेंगे हम इट डिनोटेड बाई डी। इसे डिफरेंशियल रेट भी कहते हैं, तो डी से डिनोट करते हैं। जैसे आर हमारा कन्वर्ट हो रहा है पी में, ऐसे केस में इसका जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिखूंगा तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, या प्रोडक्ट का जब रेट लिखूंगा माइनस डी पी अपॉन डी टी। तो इस प्रकार से क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रिएक्शन का रेट कितने प्रकार का होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। या प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला आता है, रिएक्टेंट के लिए क्या? रिएक्टेंट में हमेशा माइनस लगाना पड़ता है क्योंकि इनका चेंज नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव रहता है क्योंकि हमेशा फाइनल से इनिशियल घटाएंगे तो फाइनल ज्यादा होती है, इनिशियल कम होती है। तो ये ध्यान रखना है हमारा टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बाद क्या है, हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी इसे कैलकुलेट करने के लिए? क्योंकि कंसंट्रेशन मोलैरिटी चेंज हो तो मोलैरिटी की जो यूनिट होती है, तो मैंने लिखा रेट इक्वल टू, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, जो भी होता है। अब मान लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन यदि मोलैरिटी का चेंज होता है तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट यदि सेकंड है तो फिर रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब यदि टाइम हमारा मिनट में है तो मोल पर लीटर पर मिनट, यदि हमारा टाइम आवर्स में है तो मोल पर लीटर पर आवर। इस प्रकार से यूनिट हो जाएगी रेट की। लेकिन यदि कंसंट्रेशन हमारी क्या है, गैस फेज में पार्शियल प्रेशर की टर्म में दे रखी है, और पार्शियल प्रेशर को मेजर करते हैं या तो एटीएम में या पास्कल में, या फिर क्या है बार में मेजर करते हैं, तब हमारे रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मोल पर लीटर की जगह बार आ जाएगा, एटीएम आ जाएगा। मान लो प्रेशर एटीएम में तो एटीएम पर सेकेंड,
प्रेशर बार में दे रखा है तो बार पर सेकेंड, और यदि हमारा प्रेशर पास्कल में दे रखा है तो पास्कल पर सेकेंड, ठीक है, या फिर और कोई प्रेशर की यूनिट दे रखी है तो इस प्रकार से हो जाएगा। और टाइम सेकंड में दे रखा है, यदि टाइम मिनट में होगा तो पर मिनट हो जाएगा, टाइम आवर में होगा तो पर आवर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से हम क्या है रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी लिख सकते हैं कि भी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, कुछ ग्राफ होते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं हम, क्या है जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या चेंज होता है और प्रोडक्ट की में क्या चेंज होता है टाइम के अनुसार। तो ग्राफ में क्या है कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है और प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो ऐसे केस में क्या है, यदि मैं ग्राफ खींचता हूं, यहां पर लिख देता हूं टाइम और यहां पर लिख दूंगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी आर। अब आर की शुरुआत में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम जा रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, तो फिर ग्राफ हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो रिएक्टेंट का ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा और प्रोडक्ट का ग्राफ हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे टाइम और यहाँ पे लेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी। तो कंसंट्रेशन पहले बिल्कुल जीरो थी, अब जीरो से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों ग्राफ आएंगे हमारे पास, रिएक्टेंट का ग्राफ इस प्रकार से और प्रोडक्ट का ग्राफ इस प्रकार से, राइट। तो हमने देखा कि हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन का हम कैसे फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, फिर रेट ऑफ रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालते हैं, एज वेल एज हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं प्रोडक्ट की टर्म में, और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट आता है कि इससे रिलेटेड क्या है, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं किसी रिएक्शन का, तो आपको कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखने पड़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते समय, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। मिटा देता हूं इसको मैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं इसको। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब भी आप निकाल रहे हो तो कौन कौन से वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, ठीक है। तो पहला हमेशा ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेटेड in terms of reactant as well as product, क्योंकि as well as प्रोडक्ट की टर्म में भी और रिएक्टेंट, क्योंकि जब रिएक्टेंट घटेगा तो प्रोडक्ट उतना ही बढ़ेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी की टर्म में निकाल सकते हैं। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव, यानी रिएक्टेंट का रेट या प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी इक्वल, ऑलवेज बी इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो ये तीन बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अब एग्जामिनेशन में क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हम क्या है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने देख तो लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो एग्जामिनेशन में यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे हम क्या है क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन से। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया होगा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन,
ऑफ गिवन इक्वेशन। कोई आपको इक्वेशन दे देगा और उसमें आपसे पूछेगा कि भाई इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अब क्या दे सकता है आपको, मान लीजिए आपको दे दिया R इक्वल टू पी, आर पी में कन्वर्ट हो रहा है, भाई आर और पी की टर्म में रेट लिख दो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आर ओ आर यानी रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं माइनस लगाऊंगा, ठीक है ना, और यहाँ लिखूंगा डेल्टा, यहाँ लिखूंगा आर और यहाँ लिखूंगा डेल्टा टी, क्योंकि ज्यादातर एवरेज रेट निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस बहुत कम निकालते हैं। तो माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर की जगह आर टू माइनस आर वन, ठीक है ना, डेल्टा आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर टू माइनस आर वन यानी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, और डिवाइड बाई टाइम टी टू माइनस टी वन। सिमिलरली इसका रेट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा होना चाहिए, किसी की टर्म में निकाला जा सकता है, तो मैंने रिएक्टेंट की टर्म में भी निकाल लिया और प्रोडक्ट की टर्म में भी निकाल लिया रेट ऑफ रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने दोनों की ही टर्म में निकाल लिया, प्रोडक्ट की टर्म में भी निकाल दिया और रिएक्टेंट की टर्म में भी निकाल दिया, लाइक दैट, ठीक है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या है, हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। हम रिएक्टेंट का रेट आता नेगेटिव, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया उसमें आगे, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा कैसा हो जाए, पॉजिटिव। तीसरा, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल मैंने रख दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि इस प्रकार की कोई इक्वेशन आ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल लेंगे। अब अदर में क्या हो जाएगा, मान लो हमसे पूछे ए हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, ए हमारा क्या बना रहा है, प्रोडक्ट, तो ए का रेट लिखो, तो बिल्कुल लिख देंगे आर ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इस प्रकार से लिख देंगे। मान लीजिए, ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम क्या है, रेट इस प्रकार से लिख देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का, तो उसे देखने के लिए क्या है हमारे पास कोई इक्वेशन दी है, जैसे 2a इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट लिख रहा है। अब ऐसी इक्वेशन का जब यदि हमें रेट लिखना है, आर ओ आर लिखना है, तो हमेशा ध्यान रखना पहले माइनस का साइन लगाएंगे और जो कॉफिशिएंट है उसे लिख देंगे डिवाइड में, कॉफिशिएंट को डिवाइड में, फिर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कभी भी जो भी कॉफिशिएंट होगा वो डिवाइड में ही आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसी इक्वेशन आ जाए तो इस प्रकार से उसका क्या है, हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, जहां पर डेल्टा ए क्या है, ए टू माइनस ए वन, और डेल्टा टी क्या है, टी टू माइनस टी वन। तो इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे। मान लो कोई दूसरी इक्वेशन दे रखी हो, 2a इक्वल टू क्या दे रखा हो हमें, 3 भी दे रखी हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, आर ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से कोई इक्वेशन यदि हमें दी हुई है तो इस प्रकार से क्या है, हम उसका रेट निकाल लेंगे, राइट। और भी कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस। मान लो कोई इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें दे रखा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस, 2NH3 गैस, और हमें पूरी इक्वेशन का रेट लिखना है या किसी एक का रेट लिखना है। अब मान लो आपसे पूछे भी हाइड्रोजन का रेट लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन की टर्म में बताओ, तो भाई सिंपल है, हाइड्रोजन को ले लूंगा मैं, हाइड्रोजन क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगाऊंगा, 1/3 लिखूंगा, फिर डेल्टा लिखूंगा, और H2 माइनस H2 अपॉन क्या कर दूंगा, डेल्टा टी, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। अब वो ये बोलता है कि भाई ये पूरी इक्वेशन का रेट लिखना है, तो फिर सब में ऐसे लिखा देता हूं, इक्वल माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी और बराबर प्लस 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार से मैं लिख देता, ठीक है। तो हमें किसी का एक का पूछे तो वो सबके लिए वैलिड होता है, मतलब जितना रेट इसका है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही इसका है और उतना ही इसका है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि किसी एक की कंसंट्रेशन चेंज दे रखी है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए वैलिड होता है। तो ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, या फिर हमसे पूछा जाएगा कोई न्यूमेरिकल। क्या पूछा जाएगा,
कोई न्यूमेरिकल हमसे पूछा जा सकता है कि भाई जैसे कोई न्यूमेरिकल हम कंसीडर कर लें, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और जो रिएक्टेंट है ना उसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो हमें दे रखी है 0.03 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और जो हमारे पास आफ्टर टाइम, आफ्टर 25 मिनट्स, आफ्टर 25 मिनट जो कंसंट्रेशन दे रखी है, फाइनल कंसंट्रेशन R2, वो हमें दे रखी है 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, अब हमें इसका रेट निकालना है, भाई इसका एवरेज रेट निकालना है। तो सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, ठीक है, R2 अपॉन R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब R2 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.02 और R1 की वैल्यू कितनी है 0.03। डिवाइड कर दूंगा मैं, T2 की वैल्यू कितनी है 25 और T1 मेरा 0 है। तो ऐसे केस में मैं R रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में निकाल लूंगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0.01 बचेगा और डिवाइड में कर दूंगा उसे 25 से। अब मैं इसे कैलकुलेट कर लूंगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर आ गया 0.01 और डिवाइड बाई कितना कर दिया मैंने 25। अब मैं लिख रहा हूं इसको, पॉइंट हटाकर मैंने नीचे लिया है 100। ठीक है, अब मैंने क्या काम किया, 100 की मल्टीप्लाई तो ऊपर कर दी और 100 की मल्टीप्लाई मैंने किस क्या कर दी नीचे, क्योंकि 100 से कट जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या काम करूंगा, 25 से इसको कितनी बार काट दूंगा, 4 बार। ठीक है ना, तो 25 से इसको मैंने 4 बार काट दिया और 10 की पावर माइनस कितना लिख दूंगा 4, क्योंकि ये 10 की पावर 5 माइनस 4 हो जाएगा। यूनिट, ऊपर की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, और नीचे था टाइम और वो भी मिनट में, तो मोल पर लीटर पर मिनट। मतलब यदि क्या है, कंसंट्रेशन हमारी 25 मिनट में इतना चेंज हो रहा है, तो 1 मिनट में इतनी चेंज हो रही होगी 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मोल पर लीटर पर मिनट, 1 मिनट में। क्योंकि रेट हमें ना 1 मिनट के लिए निकालना है या 1 सेकंड के लिए निकालना है। ठीक है, जो भी हमें कैलकुलेशन दे रखी है। अब यदि हम इसको किस में कैलकुलेट करेंगे, भाई सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कितने का डिवाइड कर देंगे हम, 60 का। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई हमें 60 करेंगे तो फिर 60 का डिवाइड करेंगे तो फिर सेकंड में आ जाएगा रेट हमारा। तो इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन है तो इस प्रकार से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए हमें एक रिएक्टेंट, कोई हमें रिएक्टेंट दे रखा है 2A, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 2 मान लेते हैं इसको हम। 2A दे रखा है और वो हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। अब A की इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दे रखी है, वो दे रखी है 0.5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और आफ्टर 10 मिनट, 10 20 कुछ भी, आफ्टर 10 मिनट जो कंसंट्रेशन हमें चेंज दे रखा है, आफ्टर 10 मिनट जो A की कंसंट्रेशन चेंज है वो हमें दे रखी है 0.4 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा किसका, A का। तो माइनस लगाऊंगा, 1/2 लिखूंगा। यहां पे लिखूंगा मैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, और डिवाइड कर दूंगा मैं T2 माइनस T1 से, माइनस 1/2। अब A2 हमारा कितना है बताइए, 0.04, 0.4, A1 कितना है 0.5, T2 हमारा कितना है 10 मिनट, और T1 0 माना जाएगा, कोई रिएक्शन हुई नहीं थी उस समय। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां बचेगा माइनस का 0.1, उसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.1 और डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब पॉइंट हटाकर मैं क्या करूंगा, इसमें 0 ले आऊंगा।
तो पॉइंट हटाकर मैं क्या लिया 0। अब ऊपर भी 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी 10 की, क्योंकि फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन 2 से कितनी बार काट दूंगा मैं इसको 5 बार, और पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। अब मान लो सेकंड में चेंज करना होता तो इसमें मैं 60 की डिवाइड कर देता, 60 की डिवाइड करने के बाद मोल पर लीटर पर सेकंड रेट आ जाता, क्या आ जाता, मोल पर लीटर पर सेकंड। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच गई है कि यदि हमें किसी रिएक्शन के डिसअपियरेंस का रेट निकालना हो, मतलब और अपीयरेंस का निकालना हो, कि हमारे पास मान लीजिए एक रिएक्शन दे रखी है 2N2O5 और ये गैस है। अब ये चेंज हो रही है मेरे पास 4NO2 में, 4NO2 गैस में प्लस O2 गैस में। अब मुझे इस रिएक्शन का क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T बराबर प्लस का डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T। इस प्रकार से कोई इक्वेशन हमें दे रखी है। तो ये तो मैंने लिख दिया रेट। अब मैं लिखूंगा कि NO2 किस रेट से घट रहा है, ठीक है ना, यानी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, N2O5 किस रेट से घट रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट, रेट ऑफ रिएक्शन इनटू कोफिशिएंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई NO2 किस रेट से बढ़ रहा है, जब इसके 2 मोल घट रहे हैं तो इसके 4 मोल बन रहे हैं और इसका 1 मोल बन रहा है, तो इन दोनों के घटने और बढ़ने का रेट अलग अलग होगा। तो ऐसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2O5, रेट किस रेट से प्रोड्यूस हो रही है एक तरीका से, डिसअपियरेंस अपीयरेंस, और NO2 किस रेट से, तो वही हो जाएगी भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट की, और कोफिशिएंट इसका 4 है, कोफिशिएंट इसका 4 है। तो जब भी आपसे ऐसे कि NO2 किस रेट से बढ़ रही है किस रेट से घट रही है, तो आप फिर क्या है कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा था रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। थैंक्स।